नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक अवकलन गणित का एक टॉपिक, अपना उचिष्ट और निविष्ट यानी मैक्सिमा और मिनिमा। और वो अपन अभी तक उस पर कई क्लासेस कर चुके हैं, लगभग शायद 4-5 क्लास हो गई हैं। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज के जो पर्सन होंगे ना, वो पर्सन ये मान के चलिए कि थोड़े लंबे बनेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा उससे। इस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। कुछ प्रश्न इसमें बहुत बड़े बनेंगे तो वो तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें से आए हुए हैं, बोर्ड के लिहाज से भी पूछे गए हैं, तो कंपटीशन के लिहाज से भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो आज करते हैं अपन शुरू। और अपन 18 क्वेश्चन कर चुके थे पिछली क्लास में। देखो 19वां क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि दिए वर्ग के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। क्या कह रहा है कि एक वर्त है और उस वर्त के अंदर आयत बनाए गए, और आयत कैसे बनाए गए, सारे शीर्ष जो है वर्त की परिधि के ऊपर है। ठीक है, ऐसे आयत बनाए गए। तो कह रहा है कि उन आयतों में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल का जो आयतन जो सर्वाधिक क्षेत्रफल का जो आयत होगा वो वर्ग होगा। ये बात अपने चेक करनी है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों की शुरुआत होनी मुश्किल है। शुरुआत अगर हो गई तो उसके बाद एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से इनको समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। ध्यान समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में ये क्लास देखने के बाद में इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और 12th क्लास के बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी सरदर्दी होती है। ये जो क्वेश्चन है अब आज जो कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ही बड़ी सरदर्दी होती है उनके जो है वो यहाँ तक पढ़ लेंगे, जो पीछे जो पढ़ाया है यहाँ तक पढ़ लेंगे, इससे आगे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, ये मैंने देखा है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, एक साइड हम एक चित्र बनाएंगे, ये अपना वर्त है, और कह रहा है कि इस वर्त के अंदर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, चलो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये अपना वर्त हो गया। ठीक है, ये वर्त हो गया। इस वर्त के अंदर, और ये कह रहा है कि आयत बनाए गए। हमने मान लिया कि एक ये अपना आयत है। ठीक है, थोड़ा सा वर्त थोड़ा ठीक नहीं बना इसलिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चित्र समझ में आना चाहिए कहना क्या चाह रहा है, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका सर्किल बिल्कुल एकदम से सही बना या नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने को समझना है। देखो ये एक वर्ग था और जिसका सेंटर जो वो ओ ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ए बी सी डी इसके अंदर इस टाइप के इसके अंदर वर्त बनाए, जो आयत बनाए गए बहुत सारे। हमने एक आयत ले लिया ए बी सी डी, ये आयत अभी तक क्वेश्चन में अपने देखा कि ये आयत है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे आयत बन रहे हैं इसमें। अब ये कह रहा है कि इसमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल का जो आयत होगा वो वर्ग होगा। हमें ये चेक करना है कि हमने ए बी सी डी का आयत ले लिया और हमने ये ले लिया कि भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का ये है। अब चेक करेंगे क्या वर्ग है। ठीक है, और इसका ये भी चेक करेंगे इसका क्षेत्रफल ज्यादा गया अधिकतम है क्या। देखो अपन मान लेते हैं कि ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग की त्रिज्या आर है, वर्ग की त्रिज्या आर है, ये वर्ग की त्रिज्या हो गई आर। तो देखो ये आगे वाली ये भी आर हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एसी जो है ये क्या हो गया, एसी जो है ये ओ से होकर ये गुजरेगा, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ अगर ये आधा वर्त होगा ना, उसी में परिधि के ऊपर यहाँ कोण 90 डिग्री बनेगा, तो इसका मतलब ये आधा वर्त है, और आधा वर्त ये क्या बनेगा, फिर व्यास बनेगा। तो व्यास तो केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया अपना एक एसी इस वर्त का व्यास हो गया, और अपना जो आयत है इस आयत का होगा ये विकिरण। ठीक है ना, डायगोनल हो गया। अब देखो अपना एक काम करते हैं, हम एक तो ये लेते हैं कि लेट रेडियस जो त्रिज्या है ना वो तो है आर, जो वर्त है उस वर्त की त्रिज्या अपन ले लेते हैं आर। ये तो अपने पास दिया हुआ है कि कोई वर्त है, वर्त दे रखा है, इसका मतलब फिक्स है। ठीक है ना, जो चीज दे देगा उसको फिक्स रखनी है अपने को। या वर्त का नाम दे रखा है, इसका मतलब कोई भी एक वर्त है और उस वर्त की त्रिज्या जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो चेंज नहीं होगी। अब देखो अपन अपनी तरफ से क्या ले रहे हैं, तथा आयत की लंबाई x व चौड़ाई y इकाई है। ठीक है ना, लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है। ठीक है, ये हमने लंबाई मान ली x और ये हमने चौड़ाई मान ली y। ठीक है, पाइथागोरस में से देखो क्या बनेगा,
पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये क्या बन गए, समकोण त्रिभुज बन गए ना। तो समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी आपका 2r इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो था ना। तो 4r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको एक बार समीकरण 1 दे दो। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि इस आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। चाहे किसको करना, क्षेत्रफल को उच्चतम चेक करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल, ये जो अपने पास है रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा, ये चेक करना अपने को। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल को अपने एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, और लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होगा आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब देखो ये एस जो है ना, इसको हमें उच्चतम या न्यूनतम चेक करना है। तो एस को उच्चतम या न्यूनतम चेक करना है, इसका मतलब एस जो है उसको हमें एक चर का फलन बनाना पड़ेगा, या तो एक्स का बनाओ या वाई का बनाओ। अब ये एक्स और वाई कहां से लेके आए, ये ऊपर से लेके आएंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये समीकरण 2 गया, और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मान रख दो यहाँ, वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर की साइड लेके आएंगे। ठीक है, और फिर y का मान निकालेंगे। भाई देखो यहां से y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बनेगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो अगर हम इसका अवकलन करें ना अभी, तो ये थोड़ा सा अवकलन जो है वो लंबा बनेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करें तो एस स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, मतलब 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात है कि यदि एस मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो एस स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। ठीक है, तो यदि एस उच्चतम एवं न्यूनतम है तो एस स्क्वायर जो है ना वो भी क्या होगा, उच्चतम या न्यूनतम होगा, उच्चतम या न्यूनतम होगा। ठीक है, ये कई जगह काम में लेंगे, क्योंकि गणना छोटी करने के लिए अपने काम करते हैं, जो कैलकुलेशन होगी ना, इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए काम करते हैं। क्योंकि अगर सीधा यहां पर अवकलन करोगे थोड़ा अवकलन बड़ा आएगा, और अवकलन हमें 2 बार करना है, एक बार भी नहीं, चलो एक बार तो कर लेंगे, लेकिन दूसरी बार कराएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए एक बार अवकलन जो है इसका स्क्वायर कर लें तो अवकलन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो फिर क्या करें, इस ये एस स्क्वायर उच्चतम या न्यूनतम है, तो इसको एक नई राशि मान लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं इसको ए कह देता हूं कि भाई एस स्क्वायर बराबर क्या है, ए है, माना एस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए हो गया। तो ए क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए कौन है, ए है एस स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दो समीकरण 3। अब समीकरण 3 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो समीकरण 3 का चलो एक बार और अंदर गुणा करो तो कर लो, ताकि कैलकुलेशन में और आसानी हो जाएगी। तो ए बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4, यहां दे दो समीकरण 3 इसको। ठीक है, अब समीकरण 3 जो है इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। समीकरण 3 जो है इसका x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बनेगा, dA अपॉन dx बनेगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, देखो r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्योंकि r जो है चेंज होने वाली नहीं है। चेंज कौन होगा, क्योंकि क्षेत्रफल किसका बदल रहा है, आयत का बदल रहा है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई चेंज होगी। r को वर्ग जो है वो तो फिक्स है, उसकी त्रिज्या r है वो फिक्स है। ठीक है, जो दिया होगा ना इन प्रश्नों की ये पहचान है कि जो दिया हो उसको स्थिर मानना है, कि जो भी कुछ दे रखा है क्वेश्चन में उसको स्थिर मानना है। ठीक है, तो देखो ये कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 2x होगा ना, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 r स्क्वायर x। ठीक है, इसका करोगे क्या आएगा, माइनस 4x की घात 3। ठीक है, अब इनमें से कुछ कॉमन आता कॉमन लो, चलो पढ़ा रहने दूनी, इसको दे दो समीकरण 4। फिर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए करते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, इनको 0 बराबर करते हैं ना, यानी dA अपॉन dx बराबर 0 ये करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि 8r स्क्वायर एक्स से माइनस 4x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम x कॉमन लें, एक तो 4 का भाग दे दो पूरे में, ठीक है, और फिर x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2r स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, 4 तो भाग दे दिया और x कॉमन ले लिया तो x का 2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब देखो
x बराबर 0 तो हो नहीं सकता, यानी x डज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर x बराबर 0 हो जाए तो लंबाई 0 होगी, लंबाई 0 होगी तो आयत बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, तो 2r स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2r स्क्वायर, और x बराबर हो गया 2 रूट 2r, ये आएगा रूट 2r, ठीक है। अब देखो ये तो क्या गया, x आ गया, हमें क्या करना था, हमें उसका जो क्षेत्रफल है उसको उच्चतम दिखाना था। क्षेत्रफल कौन था, ये था, फिर इसका स्क्वायर किया, तो हमें उच्चतम चेक करना है, किसको, a को उच्चतम चेक करना है भाई। s a कौन है, s स्क्वायर तो है, तो अगर s स्क्वायर उच्चतम या न्यूनतम है तो s सबतक ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो अगर इसको उच्चतम चेक करना तो इसका मतलब दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, एक बार तो आया हुआ है और एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण 4 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो d2a अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8r स्क्वायर और माइनस 4 12x स्क्वायर, ठीक है। x बराबर अंडर रूट 2r पर d2a अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या हो गया, रखो देखें, x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर यहाँ करोगे ना, x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ठीक है। तो 2r स्क्वायर यहाँ रखोगे तो 12 दूनी 24 r स्क्वायर आएगा, 8r स्क्वायर में से 24 r स्क्वायर घटाओगे तो माइनस के 16 r स्क्वायर आएंगे, जो कि नेगेटिव है यानी लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये उच्चतम है। कौन उच्चतम है, क्षेत्रफल उच्चतम है। ये तो प्रश्न में पूछा था कि सिद्ध कर रहा है कि क्षेत्रफल उच्चतम है, ठीक है। क्षेत्रफल उच्चतम हो गया, एक काम हो गया, यानी इस आयत का क्षेत्रफल उच्चतम है। अब इस आयत का क्षेत्रफल उच्चतम तो हमें ये चेक करना है कि ये वर्ग है। अब वर्ग कैसे चेक करेंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर आ जाए, तो लंबाई तो हमने निकाल ली है, x तो निकाल लिया, हम y का मान और निकालेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में चलो, y यही तो है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखू इसमें, तो क्या बनेगा 4r स्क्वायर और बराबर x स्क्वायर का मान कितना है 2r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर इस साइड आएगा तो 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा, 2r स्क्वायर और y का मान कितना गया अंडर रूट 2r आ गया, यानी लंबाई रूट 2r, चौड़ाई रूट 2r, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हो, वर्ग है, ठीक है। तो ये जो ABCD जो था एक आयत था, इसका क्षेत्रफल उच्चतम है, और क्षेत्रफल उच्चतम कब हुआ, जब ये एक वर्ग है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ठीक है। अतः अधिकतम क्षेत्र एक वर्ग में अधिकतम क्षेत्रफल का जो वर्ग आयत बनेगा वो एक वर्ग होगा, बस ये चेक करना था मुझे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि प्रश्न समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, बड़ा प्रश्न देगा ना तो इस टाइप का प्रश्न आएगा। फिर देखो क्वेश्चन क्या है 20 का, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यहां पर बेलन की बात कर रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, प्रदत्त पृष्ठ, इसका मतलब उस बेलन का वक्र प्रश्न अपने को दे रखा है। प्रदत्त पृष्ठ मतलब उस बेलन का वक्र प्रश्न अपने को दे रखा है, और क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल महत्तम होगा। कब क्षेत्रफल महत्तम होगा उसका, एक तो क्षेत्रफल आयतन, प्रदत्त पृष्ठ दे रखा है, उसका आयतन महत्तम होगा। आयतन महत्तम होगा कब, जब उसकी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी, यानी ऊंचाई जब वो आधार के व्यास के बराबर होगी। तो अपन एक काम करते हैं, बेलन की बात कर रहा है, यानी एक सिलेंडर है, तो लेट मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर r एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, ये दोनों चीज मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो माना कि जो बेलन है, बेलन की जो ऊंचाई है ना वो तो अपन मान लेते हैं h, ठीक है। और उसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं त्रिज्या r, ठीक है। और उसका जो वक्र पृष्ठ है वो मान लेते हैं, वक्र पृष्ठ जो है वो अपन मान लेते हैं s, और उसका आयतन भी मान लो,
आयतन वो मान लेते हैं अपन v, मतलब ये सिंबल अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब अपने को क्या करा है, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, प्रदत्त पृष्ठ मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल उसको दे रखा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, ये तो दे रखा अपने को, चेक क्या करना है, इसको दे दो समीकरण 1, और महत्तम किसको चेक करना है, बेलन का आयतन, यानी v बराबर पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन ये तो होता है, इसको हमें चेक करना है कि ये महत्तम होगा। ठीक है, दे क्या रखा है, एच दे रखा है, तो फिर कैसे करेंगे, देखो ये समीकरण 2 कर लो, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे, क्योंकि इसको चेक करना है ना, और इसमें देखो आर और एच, देखो क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई चेंज कर देंगे तो बेलन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसका आयतन की बात कर रहे हैं, उसका आयतन महत्तम होगा, इसका मतलब कई प्रकार के बेलन है, कई प्रकार के बेलन है, तो उसकी लंबाई और ऊंचाई चेंज करेंगे, तो इसका मतलब ये आयतन अगर अधिकतम की बात कर रहा है, इसका मतलब आयतन उसका बदल रहा है, और उसके आयतन कब बदलेगा, जब उसकी त्रिज्या और ऊंचाई बदलेगी। ठीक है, तो यहां पर ये आर और एच जो है दोनों ही क्या है, आपके परिवर्तित चर हैं, परिवर्तित चर है, तो फिर इन दोनों में से आर या एच का मान यहां से अपने को रखना पड़ेगा, जो दे रखा है उसको स्थिर मानना है, दे क्या रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है उसका, तो वो स्थिर है, मतलब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो उसकी हाइट लंबाई अगर आप किसी प्रकार से बढ़ाओ, लेकिन उसका क्षेत्रफल जो है हमेशा ऐसे रहेगा, ये अपने दे रखा है। तो देखो यहां से क्या निकालें, आर का मान निकाल, सॉरी एच का मान निकालने रख दे, तो देखो v बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एच का मान मैं यहां से रख रहा हूं क्या, एस अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, देखो यहां पर इस प्रश्न में थोड़ी सी बात अधूरी कर दी इसने, दिए गए प्रदत्त पृष्ठ, या प्रदत्त पृष्ठ में जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर है, इसको लिखना चाहिए था प्रश्न में, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर इन, ये तो वक्र पृष्ठ का हो गया, और फिर 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों वर्त जो बनते हैं ना बेलन का, भाई बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ही होता है भाई, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना वो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये होता है। ठीक है, तो यहां से और अपने को कोई भी एक चर का जो मान है वो निकालेंगे, वो इसमें रखेंगे। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, यहां से एस का मान निकाल लेते हैं, वो सॉरी एच का मान निकालते हैं, वो वहां रख देते हैं, वी बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर और स्क्वायर, और एच का मान क्या आएगा, देखो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बटे में 2 पाई आर, ये आएगा, मतलब ये इस साइड लेके आए और फिर ये इसका भाग लग जाएगा इसमें। समझ में आ गई ना बात, ये यहाँ से एस का मान निकाला है तो ये इस साइड आएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और फिर बटे में 2 पाई आर उड़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ कट रहा हो काट दो, ये कटेगा 2 पाई से 2 पाई कटेगा, और v बराबर क्या हो जाएगा, देखो r की घात ऊपर 2 नीचे का, तो r की घात 1 बचेगी, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, r को अंदर गुना कर दो, तो ये एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, इसको दे दो आप समीकरण, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। ठीक है, अब हमें आयतन को महत्तम चेक करना है, तो इसका r के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो dv अपॉन dr बराबर क्या हो जाएगा, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अच्छा फिर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, यानी उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए dv अपॉन dr बराबर 0 करेंगे, तो यहां से s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, और s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, s बटे 6 पाई। ठीक है, और r बराबर हो जाएगा अंडर रूट s बटे 6 पाई, इतना लिख लो बस, ये किसका मान आ गया, r का मान आ गया। ठीक है, अभी r का मान निकाला अपन ने, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको दे दो आप समीकरण 4, हमें क्या करना था, आयतन को महत्तम चेक करना है, तो एक बार d2v यानी आयतन का जो द्वितीय अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो चेक करेंगे, वो अगर पॉजिटिव आ गया तो सॉरी नेगेटिव आ गया तो आयतन महत्तम होगा। भाई d2v अपॉन dr स्क्वायर माइनस में आ गया तो वो आयतन महत्तम होगा। ठीक है, ये बात अपन अच्छे से जानते हैं, तो इसको समीकरण 4 है, इस समीकरण 4 का पुनः
आर के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो d2v अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एस कॉन्स्टेंट है 0 और माइनस 6 पाई और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पहले आएगा तो माइनस के 6 पाई आर बन गई। ठीक है, आर का मान कितना है, यानी आर बराबर अंडर रूट एस बटे 2 पाई एस 6 पाई, तो d2v अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस के 12 पाई और आर का मान हो गया अंडर रूट एस बटे 6 पाई। ठीक है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब मुझे ये चेक करना था इसका आयतन जो है माइनस में आना चाहिए भैया, सॉरी d2v अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस में आना चाहिए, इसीलिए आयतन महत्तम होगा। तो ये माइनस में आएगा ना, तभी तो आयतन जो है वो महत्तम होगा। ठीक है, यानी उच्चतम हो गई, इसका मतलब v क्या है, उच्चतम है। ठीक है, तो एक आता है आयतन क्या है, आयतन महत्तम है, आयतन महत्तम हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि आयतन महत्तम, कंडीशन और भी दे रखी है कि आयतन महत्तम कब होगा, जब उसकी ऊंचाई जो वो त्रिज्या की दोगुनी होगी। ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध दे रखा है। तो देखो एक काम करते हैं कि इसको समीकरण देते हैं 5। समीकरण 1 जो है उसमें एस है, 2 में तो ऐसा है नहीं, समीकरण 1 में एस है। ठीक है, और समीकरण 5 है उसमें भी एस है, तो एस को खत्म कर देते हैं। तो समीकरण 5 से एस का मान जो ना समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 व 5 से एस का मान देखो क्या आएगा, यहाँ एस का मान कितना, 6 पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा। समीकरण 5 से भाई इसको सोल्व कर रहा है तब आर का मान क्या है, तो समीकरण 5 में एस का मान तो ये होगा, एस का मान इसमें रखो तो क्या जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर इस साइड लेके आओ, तो 2 पाई आर स्क्वायर इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 6 पाई आर स्क्वायर पहले से है ही, तो 6 में से 2 हटाओगे तो 4 बच जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। ठीक है, दोनों तरफ पाई से पाई कट गया, 2 का भाग दे दो, 2 आर स्क्वायर बराबर आर एच, और आर का भी भाग दे दो तो 2 आर बराबर एच। देखो देखिए एच क्या था, एच बेलन की ऊंचाई थी, त्रिज्या आर बेलन की त्रिज्या थी, क्या गई, ऊंचाई है वो बेलन की त्रिज्या की 2 गुनी है। ये तो कह रहा था कि इसका आयतन महत्तम होगा कब, जब ऊंचाई बेलन की त्रिज्या की 2 गुनी आएगी। ठीक है, तो एक ये पूछा था अपने से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है 5-7 क्वेश्चन दे रखे इसमें, और थोड़े से लंबे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इनको। हाँ, 100 सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखो उल्टा दे दिया, बेलन दे रखा, उसका आयतन दे रखा, यहाँ क्या दे रखा है देखो, या क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना उसमें क्या दे रखा है कि इसका आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन कितना दे रखा है, यानी v बराबर दे रखा है 100 घन सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और चेक क्या करना है कि उसका न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है न्यूनतम होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एस जो है वो न्यूनतम होगा, ये चेक करना है। ठीक है, और साथ में कह रहा है कि विमा भी ज्ञात कीजिए, यानी विमा मतलब उसकी लंबाई, उस बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। भाई विमा बेलन के अंदर यानी सिलेंडर के अंदर जो है वो आपकी विमा क्या होंगी, वो त्रिज्या और ऊंचाई तो होगी उसकी। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि इस बेलन की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। ठीक है, तो देखो v बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और s बराबर क्या होगा, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, बंद बेलनाकार डब्बे हैं, ठीक है, ये आएगा इसमें। ठीक है, अब देखो इसको हमें महत्तम चेक करना है, तो यहां से वही तरीका हो गया कि आर या एच का मान निकाल के वो इसमें रखूं। ठीक है, तो यहां से देखो ये 100 पाई आर स्क्वायर एच, यहां से एच का मान कितना जाएगा, 100 बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 का। समीकरण 1 और 2 से एस बराबर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और आर प्लस एच का मान कितना होगा, 100 बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, जो भी आए वो आ जाएगा बेटा, 2 पाई आर क्यूब बढ़ेगा, और यहां इसको गुणा करें तो पाई से पाई कटेगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा।
2 पाई आर है, आर स्क्वायर नहीं है, आर है, ये आर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस का एक तो 200 बनेगा और नीचे आर बनेगा। ठीक है, अब इसको हमें उस न्यूनतम चेक करना है, तो न्यूनतम चेक करना तो हम क्या करेंगे कि इसका पहले डी एस अपॉन डी आर निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसको 0 बराबर रखेंगे, 0 बराबर रख के आर का मान निकाल लेंगे और फिर डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर निकाल लेंगे, वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब उसका परिष्ठित क्षेत्रफल जो वो न्यूनतम है। और फिर क्या पूछ रखा है कि आर यहां से निकल ही जाएगा। ठीक है, और आर आएगा वो एस के रूप में आएगा। ठीक है, सॉरी आर यहां से निकल जाएगा यहां से, क्योंकि इसमें एच नहीं, वो वी नहीं है, तो आर का मान निकल जाएगा यहां से। जब डी एस अपॉन डी आर करोगे ना, डी एस अपॉन डी आर, उसको 0 बराबर करोगे तो आर का मान आ जाएगा, और आर का मान वो यहाँ रख दो तो एस का मान आ जाएगा। दोनों बीमा पूछे, ये प्रश्न इजीली हो जाएगा। जो पीछे वाला प्रश्न है उसी तरीके से है, शुरुआत मैंने कर दी इसकी। आप क्या करेंगे, डी एस अपॉन डी आर निकाल लेंगे। ठीक है, उसको 0 बराबर करेंगे, यहां से आपको आर का मान मिलेगा। ठीक है, फिर डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर निकालोगे, वो इसमें रखोगे, आप देखना ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तभी तो परिष्ठित क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। ठीक है, देखना है पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब परिष्ठित क्षेत्रफल न्यूनतम है। फिर आर का मान दोनों इसमें रख देना, आर का मान तो आ गया, बीमा पूछे ना, इसकी लंबाई और ऊंचाई, सॉरी उसकी ऊंचाई और त्रिज्या पूछिए, तो आर का मान तो आ गया, आर का मान यहाँ रख दो, एस का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक पर्सन जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, पर्सन ये आराम से कर सकते हो। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, अट्ठाईस सेंटीमीटर लंबे तार के तार को दो टुकड़ों में व्यक्त किया जाना है। एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, ये तार हो गया 28 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 28 सेंटीमीटर है। इसको दो भागों में तोड़ना है, एक भाग बना दिया इसका अक्स, दूसरा भाग बना दिया वाई। ठीक है, ठीक है, तो माना एक भाग की लंबाई तो x सेंटीमीटर है, दूसरे भाग की लंबाई y सेंटीमीटर, ये अपन मान लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, x प्लस वाई जो है वो कितना हो गया, 28 हो गया, समीकरण 1 बन गया। ठीक है भाई, हमने क्या किया, ये जो 28 सेंटीमीटर लंबा तार है उसको दो भागों में व्यक्त किया जाना है, कर दिया। एक टुकड़े से तो बनाया जा रहा है वर्ग, ये जो टुकड़ा नहीं इससे तो बनाया जा रहा है वर्ग, चलो ये बना दिया वर्ग, इस टुकड़े से तो बना दिया वर्ग। ठीक है, और दूसरे टुकड़े से बनाया जाना है वर्ग, ये जो टुकड़ा है इससे बना दिया अपन ने वर्ग, ये बना दिया वर्ग। ठीक है, इस दोनों को मतलब ये जो ये टुकड़ा है इससे बनाया जाना, दूसरे से ये बनाया जाना वर्ग। थोड़ा वर्ग जो है वो सही नहीं बनता। ठीक है, बन गया। अब देखो आगे, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग और वर्ग के क्षेत्र वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। मतलब ये दोनों जो टुकड़े ना, इन दोनों टुकड़ों की लंबाई क्या होनी चाहिए कि इस वर्ग का और इस वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम हो। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो x है ना, ये क्या इस वर्ग का टुकड़ा है, सॉरी इस तार का टुकड़ा है, x सेंटीमीटर लंबा है, इसी को मोड़ के क्या बना दिया, वर्ग बना देगा। तो इसका मतलब ये तार, तो इस वर्ग में जो तार लगा वो तार तो ये है ना, और ये तार ये, इसका मतलब इस वर्ग का जो परिमाप वो x है, इस वर्ग का परिमाप जो वो x है। ठीक है, इस वर्ग का परिमाप क्या है, x है। तो एक काम करते हैं कि माना वर्ग की जो भुजा है ना वो तो मान लेते हैं अपन a, वर्ग की भुजा तो मान लेते हैं a। ठीक है, और वर्ग की भुजा a होगी तो इसका परिमाप कितना हुआ, 4a बराबर x, 4a बराबर x। ठीक है, और यहां से a बराबर कितना जाएगा, x बटे 4, ये a कौन हो गई, वर्ग की भुजा हो गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना गया, भुजा स्क्वायर ना, यानी x स्क्वायर बटे 4, भुजा स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से हमने क्या किया, ये वर्त जो, इस वर्त की त्रिज्या हमने ले ली r। ठीक है, और ये y जो है ये तार, इसी से तो वर्त बनाया गया है, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये वापस ये लंबाई जो है कितनी है, y तो है भाई, ये लंबाई जो है, ये लंबाई ये कितनी है, y के बराबर ही तो है। ये लंबाई जो है ये किसके बराबर है, y के बराबर ही तो है। ठीक है ना, y के बराबर है, इसका मतलब कि इस वर्ग की जो परिधि y के बराबर होगी, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि क्या होता है ना, फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और ये किसके बराबर है, y के बराबर है। वर्ग की जो परिधि है वो 2 पाई r। ठीक है, ये y के बराबर क्यों ही, क्योंकि ये जितना y सेंटीमीटर लंबा तार था ना उसी को गोल बना करके क्या बना दिएगा, वर्त बना दिएगा। ठीक है, तो यहां से r का मान निकाल लो, क्या आ जाएगा, y बटे 2 पाई। r क्यों निकाला,
क्योंकि हमें वर्त के क्षेत्रफल की बात करनी है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वर्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई और आर का मान कितना, ये तो है, करो इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर। अब क्या आएगा, पाई ऊपर एक है, ऊपर घात एक है, पाई के नीचे 2 तो 1 बच जाएगी ना, यानी वाई स्क्वायर बटे 4 पाई आ गया। ये कौन आ गया, ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल जो है ना वो कितना है, वर्ग का और वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल है वो न्यूनतम है, ये चेक करना अपने को, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या आएगा, जिसको अपना ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 पाई, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये एस जो है ना, इसको हमें, एस कौन है, ये एस है दोनों के क्षेत्रफलों का योग, इसको हमें क्या चेक करना है, न्यूनतम चेक करना है, ठीक है। अब ये एस जो है सी का अवकलन होगा, अब इसका वाई के सापेक्ष करें, एक्स के सापेक्ष करें, ए के सापेक्ष करना होगा। अब ये दो चरों में समीकरण आ गया, अब यहां से क्या करेंगे, ऊपर वाला जो समीकरण एक है ना उससे एक को हटाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बटे 4 और वाई की जगह पर मैं मान रख देता हूं क्या, एक्स माइनस 28 और इसका स्क्वायर बटे 4 पाई, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया एस। अब कर दो इसका, ये समीकरण दे दो 2, अब कर दो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ds अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 2x बटे 4 प्लस 1 बटे 4 पाई जो है तो कांस्टेंट है, घात पहले आएगी 2 और x माइनस 28, पहले घात का करेंगे अवकलन और फिर अंदर वाले का एक x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, तो एक ही आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना हो गया, x बटे 2 तो ये हो गया, और ये हो गया अपना x माइनस 28 बटे 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा अब देखो इसको दे दो आप समीकरण 3, फिर उच्चतम और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, ds अपॉन dx बराबर करते हैं 0, ठीक है। तो यहां से x बटे 2 प्लस x माइनस 28 बटे 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 2 पाई आएगा एलसीएम, 2 पाई एलसीएम आएगा, तो यहां 2 का भाग दे पाई बार जाएगा, पाई को इससे गुणा हो तो पाई x, ठीक है, और प्लस x माइनस 28 बराबर 0, ठीक है। अब ये 2 पाई 0 के साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों में देखो ये x यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेते पाई प्लस 1 बच गया, और ये माइनस का 28 आगे चला गया तो प्लस का 28 हो गया, और x बराबर क्या हो गया 28 बटे पाई प्लस 1, ये कौन आ गया, x आ गया। दोनों टुकड़ों की लंबाई पूछी थी तो x आ गया, चलो अभी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अभी क्या करना है अपने को कि जो क्षेत्रफलों का योग है उसको न्यूनतम भी चेक करना है। तो समीकरण 3 में ds अपॉन dx यहां आया हुआ ना, समीकरण 3 का पुनः है, समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या आएगा, d2s अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये तो जब 1/2 और इसका करोगे ना तो 1 प्लस का 1/2 पाई और x का हो जाएगा 1, 28 को हो जाएगा 0, भाई 1/2 पाई कॉमन ले लिया मैंने, 1/2 पाई जो है वो कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों के गुणा मैंने, और फिर x का हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या गया, पूरा पूरा पॉजिटिव आ रहा है ना, पूरा पूरा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बढ़ा रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि क्षेत्रफलों का जो योग है वो क्या होगा, क्षेत्रफलों का योग है वो न्यूनतम होगा, तो ये क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है। अब क्या पूछा आगे कि क्षेत्रफलों का योग तो न्यूनतम होगा, साथ में तार की लंबाई पूछे ना कि उस तार की लंबाई कितनी आएगी, दोनों टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दोनों टुकड़े की लंबाई पूछिए तो तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो देखो तार की लंबाई एक तो ये होगी, यानी जिससे वर्ग बनाया उसकी तो लंबाई आ गई, ठीक है ना। तो वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, यानी वर्ग वाले टुकड़े की लंबाई तो होगी, लंबाई तो होगी अपनी 28 बटे पाई प्लस 1, ठीक है। और वर्त वाले टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, वर्त वाले टुकड़े की लंबाई, टुकड़े की लंबाई यानी जिससे वर्त बनाया गया ना उसकी लंबाई कितनी आएगी, तो देखो x का मान याद रख दो कितना जाएगा, यानी y बराबर कितना जाएगा 28, और x इस साइड आएगा माइनस का होगा, तो माइनस 28 बटे x का मान कितना है पाई प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम लो तो पाई प्लस 1 एलसीएम आएगा, एक का भाग दो पाई प्लस 1 बार जाएगा, इसको 28 से गुणा तो 28 पाई प्लस 28, भाई एक का भाग दो तो पाई प्लस 1 बार जाएगा, और पाई प्लस 1 को 28 से गुणा करो तो 28 पाई प्लस 28, और फिर माइनस 28, 28 से 28 कैंसिल, कितना गया
28 पाई बटे पाई प्लस 1। तो जिससे वर्ग बनाया जाएगा उस टुकड़े की लंबाई तो आएगी 28 बटे पाई प्लस 1 सेंटीमीटर, और जिससे वर्ग बनाया जाएगा उस टुकड़े की लंबाई आएगी 28 पाई बटे पाई प्लस 1। ठीक है, तो ये प्रश्न था, ठीक है, प्रश्न में बढ़िया प्रश्न है, छोटा मतलब ज्यादा लंबा भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो सारी चीजें काम आ गई। वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की परिधि, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर काम में आ रही है, यानी ये जो एक्सरसाइज इसमें सारे सारे ओल्ड जो फॉर्मूले वो सारे काम में आएंगे, वो अपने को याद रखने। ठीक है, तो अब कल जो पढ़ेंगे अपन उसमें ज्यादातर क्वेश्चन गोले से संबंधित है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा कर देंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं, आज की क्लास को देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।